हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 26 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं। आज की न्यूज़ के बारे में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ते हैं कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लिया गया क्वेश्चन मेंस प्लस पीटी के लिए लिया गया है। कि पहला क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स के लिए है कि महासागर वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न 90% से अधिक अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित करते हैं। अलिनो की घटना वैश्विक समुद्री तापमान को कम करने में सहायक होते हैं। इसका आंसर पहला सही, दूसरा गलत है कि एलिनो के बढ़ता है, एलिनो के तापमान बढ़ता है, कम नहीं होता है। दूसरा बोला कि एलिनो से तापमान कम होते हैं, एलिनो से तापमान बढ़ता है, कम होता है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। महासागर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सबसे बड़े बफर है, लेकिन उनका स्वयं का बढ़ता तापमान वैश्विक वैश्विक जलवायु अस्थिरता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चर्चा कीजिए। 150 शब्द 10 अंक है। यहाँ पर अगला है इसका आंसर, प्रतिमूलक आंसर कि महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े कार्बन सिंक जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 का लगभग 25 से 30% है, और जलवायु प्रणाली में यह संचित अतिरिक्त उष्मा का 90% से अधिक अवशोषित कर जलवायु को स्थिर रखते हैं। यह थर्मल बफर पढ़ते हैं कि थर्मल बफर अत्यधिक सौर विकिरण और ग्रीन हाउस गैसों की गर्मियों को सोकर सतह के तापमान को रहने योग्य बनाए रखना, और कार्बन सिंक या फाइटोप्लैंक्टन और तटीय परिस्थितियों तंत्र या मैंग्रोव या सीग्रास के माध्यम से भारी माध्यम में कार्बन को कैप्चर करना, और ऑक्सीजन प्रदाता वैश्विक ऑक्सीजन को कम से कम 50% मात्रा का उत्पादन करना, और बढ़ते तापमान का खतरा, गंभीर चेतावनी। तो या पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, समुद्र हीटवेव के मेरीन हीटवेव के कारण प्रणाली या प्रवाल भित्तियों या कोर रीफ का सबसे बड़े पैमाने का विरंजन की चरम मौसमी घटनाएं, गर्म पानी चक्रवातों या साइक्लोन और अधिक ऊर्जा और तीव्रता प्रदान कर रहा है, और समुद्री जलस्तर में वृद्धि, थर्मल विस्तार, थर्मल एक्सपेंशन और ग्लेशियरों के पिघलने से तटीय क्षेत्रों में डूबने का खतरा, बफर क्षमता में कमी, गर्म पानी की कार्बन अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज होती है। निष्कर्ष, महासागरों का गर्म होना यह दर्शाता है कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच और अब सीमा पर है। वैश्विक जलवायु स्थिरता के लिए पेरिस समझौते के लक्ष्यों को कड़ाई से लागू करना और नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्री संरक्षण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। शहरी बुनियादी ढांचे के संदर्भ में यह मास्टर प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका बी हो जाएगा का भविष्य की जनसंख्या वृद्धि के अनुसार भूमि उपयोग या परिवहन या बुनियादी ढांचे का सुनियोजित विकास करना। इसका मेंस के लिए क्वेश्चन है कि बिना सोचे समझे किए गए उच्च घनत्व शहरी विकास, हाई डेंसिटी अर्बन डेवलपमेंट से उच्च उत्पन्न होने वाली ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इससे समाधान के उपाय भी सुझाइए। 250 15 अंक है कि ढांचागत चुनौतियां बिना सोचे समझे किए गए उच्च घनत्व शहरी विकास से शहरों की वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है, जिससे निम्नलिखित ढांचागत चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, और परिवहन तंत्र पर दबाव या सड़कों की क्षमता से अधिक वाहनों का पंजीकरण या ट्रैफिक जाम यात्रा समय में वृद्धि और ईंधन की बर्बादी को बढ़ाता है, और जल आपूर्ति व निकासी संकट या कंक्रीटीकरण के कारण भूजल या पुनः भरण या ग्राउंड वाटर रिचार्ज रुक जाता है, जिससे तीव्र जल संकट और मानसून में शहरी बाढ़ या अर्बन फ्लोडिंग की स्थिति बनी रहती है। अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता, ठोस कचरे सीवेज के अत्यधिक उत्पादन के अनुपात में या प्रसंस्करण नियंत्रण या प्रोसेसिंग प्लांट्स की कमी से बीमारियों और प्रदूषण का फैलना, और ऊर्जा संकट या बहुमंजिला इमारतों में एयर कंडीशन और हीटिंग के बढ़ते उपयोग से ग्रिड पर लोड बढ़ता और अर्बन हीट आइसलैंड या अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव उत्पन्न होता है, और सामाजिक बुनियादी ढांचे की कमी, आबादी के अनुपात में हरित क्षेत्र, ग्रीन स्पेसीज इमारतों या स्कूल और खेल के मैदानों के लिए भूमि की गंभीर कमी हो जाती है। अगला है समाधान के उपाय। शहरी ढांचागत संकट को दूर करने के लिए एक बहुआयामी या टिकाऊ या दृष्टिकोण की आवश्यकता है, या पारगमन या उन्मुख विकास TOD, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को मेट्रो या BRTS जैसे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के चारों ओर केंद्रित किया जाए, ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो, और स्मार्ट विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचा, सीवेज या ट्रीटमेंट्स या STP या वर्षों जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्थानीय स्तर पर अनिवार्य किया जाए, और ब्लू ग्रीन या इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स और जल निकायों का या पुनरुद्धार या ब्लू करने के साथ साथ वर्टिकल गार्डन या पार्कों ग्रीन को बढ़ावा दिया जाए, और शहरी नियोजन का विकेंद्रीकरण कि सैटेलाइट टाउन का विकास करके के मुख्य शहर पर जनसंख्या के दबाव को कम किया जाए, और GIS आधारित मैपिंग, भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर मास्टर प्लान को कड़ाई से लागू किया जाए। निष्कर्ष है कि उच्च घनत्व शहरीकरण अपरिहार्य है, लेकिन इससे टिकाऊ या सस्टेनेबल होना चाहिए। भारत विकास लक्ष्य 11 SDG 11 के अनुरूप शहरों को केवल कंक्रीट का ढेर बनाने के बजाय लचीला और समावेशी, रेसिलिएंट और इंक्लूसिव बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति नियोजन समय की मांग है। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए कि संघाई सहयोग संगठन SCO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य एशिया का हिस्सा है, SCO का सदस्य भी है? इसका बी हो जाएगा उज्बेकिस्तान।
इसका आंसर हो जाएगा जो क्या है, शंघाई सहयोग संगठन एससी और में मध्य एशिया का हिस्सा है, जो एससीओ का सदस्य भी है। शंघाई सहयोग संगठन का भी सदस्य उज्बेकिस्तान। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बढ़ते वैश्विक और क्षेत्रीय परिवेश में मध्य एशिया देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका 250 शब्द में 15 अंक है, परीक्षण कीजिए। इसका मॉडर्न आंसर हो जाएगा कि मध्य एशिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या ताकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान भारत के विस्तारित पड़ोस या एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। यूक्रेन संकट या यूरेशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी जैसे बदलते वैश्विक क्षेत्रीय परिवेश ने इस क्षेत्र को भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशाल हाइड्रोजन भंडार, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में कच्चे तेल और या प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार जो भारत की जीवाश्म ईंधन निर्भरता को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर सकते हैं। तो परमाणु ऊर्जा यूरेनियम या कजाकिस्तान भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश है, जो भारत के सैन्य या परमाणु कार्यक्रम के लिए रीढ़ की हड्डी है। कजाकिस्तान दोस्तों याद रखना यूरेनियम का उत्पादक देश है, जो भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने वाला है। कि तापी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान या अफगानिस्तान या पाकिस्तान भारत गैस या पाइपलाइन दक्षिण एशिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक परियोजना है। जल विद्युत क्षमता कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान या में अधिदोष या जल विद्युत क्षमता, जिसे भविष्य में या ट्रांस रीजनल या ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। भारत के रणनीतिक हितों की महत्व, चीन का संतुलन कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और शिनजियांग क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत को यही मजबूत या द्विपक्षीय संबंधों की आवश्यकता है। अफगानिस्तान और सुरक्षा, मध्य एशिया देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और इस क्षेत्र में स्थिरता भारत में या आतंकवाद या मादक पदार्थों की तस्करी या कट्टरपंथ को रोकने के लिए आवश्यक है। ये कनेक्टिविटी, व्यापार, चाबहार या बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा या INSTC के माध्यम से भारत इस भू आबादी या लैंडलॉक क्षेत्र की सीधी पहुंच बनाकर पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। और बहुपक्षीय मंच, शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे मंचों पर इन देशों को सहयोग भारत की भू राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करता है। प्रमुख चुनौतियां, भौगोलिक बाधाएं, पाकिस्तान द्वारा सीधा मार्ग न देना और अफगानिस्तान की अस्थिरता, चीन का दबाव, क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर चीन का गहरा आर्थिक प्रभाव, ऋण जाल और धीमी प्रगति या TAPI जैसे परियोजना का सुरक्षा कारणों के आधार से लटके होना। निष्कर्ष, मध्य एशिया अब भारत के लिए केवल एक व्यापारिक भागीदारी नहीं बल्कि ऊर्जा और सुरक्षा का एक अनिवार्य स्तंभ है और भारत को चाबहार और INSTC तेजी से विकास करके तभी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति का और अधिक सक्रिय बनाकर इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और सुदृढ़ करना होगा। अगला है कि PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS पद के सृजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि इसका B हो जाएगा, सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्त ज्वाइंटनेस और एकीकरण को बढ़ावा देना। और मेंस के लिए क्वेश्चन पर एकीकृत थिएटर कमांड या इंटीग्रेटेड या थिएटर कमांड से आप क्या समझते हैं। भारत के समक्ष चीन पाकिस्तान से मिलने वाली दोहरी चुनौती के संदर्भ में इसके महत्व और इसमें आने वाली बाधाओं की चर्चा कीजिए। 250 15 अंक है। एकीकृत थिएटर कमांड ITC के तात्पर्य है ऐसे एकीकृत सैन्य ढांचे से है जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना की परिचालन क्षमता को एक ही परिचालन कमांड के तहत समाहित किया जाता है। वर्तमान में भारत की 17 अलग अलग कमांडें, जबकि ITC का उद्देश्य इन सभी को मिलाकर भौगोलिक रूप से केंद्रित थिएटरों में व्यवस्थित करना और जिससे युद्ध की स्थिति में त्वरित और संयुक्त निर्णय लिया जा सके। दोहरी चुनौतियों के संदर्भ में महत्व, पंजीकृत परिचालन रणनीति, यह कमान चीन और पाकिस्तान के खिलाफ या टू फ्रंट वार या दोहरे मोर्चे की स्थिति में तीनों सेनाओं के बीच या वास्तविक समय में समन्वय सुनिश्चित करेगा। समाधान का इष्टतम उपयोग, भारत के पास लड़ाकू विमान और उन्नत सैन्य उपकरणों की कमी है। ITC के माध्यम से उपलब्ध संपत्तियों को दोहराव रोके बिना उन्हें सही स्थान पर तैयार किया जा सके और त्वरित निर्णय प्रक्रिया, पारंपरिक कमान संरचना में या पदानुक्रम के कारण देरी होती है और एकल कमांडर होने से युद्ध जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में तुरंत प्रक्रिया देना संभव होगा। तो आधुनिक युद्ध के अनुकूल साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध के इस दौर में पारंपरिक कमानी अक्षम ITC इस नए आयामों को पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ मजबूती से जोड़ता है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं कि अंतर सेवाएं या प्रतिबद्धता, इंटर सर्विस या रिवाइलरी कि तीनों सेनाओं के बीच बजट आवंटन, परिष्ठता, वर्चस्व को लेकर मतभेद और जिससे इस एकीकरण में देरी हो रही है। और वायुसेना की चिंताएं, भारतीय वायुसेना IAF के पास लड़ाकू या स्क्वाड्रन की सीमित संख्या है कि वायुसेना की मानना है कि परिसंपत्तियों को अलग अलग थिएटरों को बांटने से उनकी मारक क्षमता कमजोर हो सकती है और बुनियादी ढांचे और बजट की कमी, कमानों के पूर्ण गठन और आधुनिक संचार प्रणालियों को स्थापित करने के लिए भारी बजटीय निवेश और समय की आवश्यकता है। स्पष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव, भारत के पास अभी भी एक लिखित और व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत नहीं है जिसके बिना थिएटर कमांड के अंतिम लक्ष्यों को परिभाषित करना कठिन है। PT का क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि आपधित श्रम बल या सर्वेक्षण PLFF के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन NSO द्वारा जारी किया जाता है। यह ग्रामीण, शहरी और दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी तक संकेतों का अनुमान लगाता है। इसका C दोनों आंसर हो जाएगा। कि मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है
कि भारत का वर्तमान युवा संकट केवल परीक्षा सुधारों को हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए व्यापक रोजगार सृजन नीतियों की आवश्यकता है। द हिंदू से संपादकीय है 150 शब्द संख्या है कि भारत का युवा संकट केवल प्रशासनिक की परीक्षा सुधारों से नहीं, बल्कि श्रम बाजार में रोजगार के अभाव जैसे ढांचागत मुद्दे के कारण इस संकट के समाधान के लिए परीक्षा प्रक्रिया को ठीक करने के साथ साथ निर्यात उन्मुक्त विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और श्रम गहन के उद्योगों को निवेश बढ़ाकर व्यापक रोजगार सृजन नीतियों अपनाना अनिवार्य है। कि संकट का स्वरूप देश में हालिया छात्र आंदोलन की में परीक्षा सुधारों का ध्यान आकर्षित किया है। सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचों के माध्यम से मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की है। आर्थिक बोझ MOSP के सर्वेक्षण डेटा के अनुसार एक भारतीय परिवार बच्चे की शिक्षा पर जितना खर्च करता है, उसका 16% हिस्सा निजी कोचिंग पर खर्च होता है, जो 2018 में 12.5% था। और उस कुल समस्या या एडिटोरियल का रेखांकित करता है कि असली समस्या केवल परीक्षा प्रणाली में खामी या पेपर लीक नहीं, बल्कि बाजार में गुणवत्तापूर्ण रोजगार क्वालिटी भी भारी कमी है। और चुनौतियां पर्याप्त औपचारिक रोजगार या फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट न होने के कारण युवा वर्षों तक सरकारी परीक्षा के लिए चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि यह पहला है कि मूल संविधान का उल्लेख 124 में स्पष्ट रूप से किया गया है। दूसरा, इस प्रणाली में विकास फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जजेज या केसेज के माध्यम से हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो केवल दूसरा सही है, कॉलेजियम का उल्लेख संविधान में नहीं है, यह न्यायिक निर्णयों से विकसित हुआ है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि संवैधानिक जवाबदेही से मुक्ति नहीं। कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यकता व्यवहारिक सुधारों का प्रकाश डालिए। 250 और 15 अंक है कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही न्यायिक स्वतंत्रता के संविधान के मूल्य ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। SP गुप्ता मामला है कि समिति अधिकार यह स्वतंत्रता समिति नहीं, लोकतंत्र में न्यायपालिका की संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह है। और कॉलेजियम प्रणाली में वर्तमान चुनौतियां हैं कि क्या अपारदर्शिता, न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रक्रिया को बंद कमरों या इन कैमरा में होती है। तो भाई भतीजावाद निपटों में योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संपर्क और अंक जज या सिंड्रोम को आरोप लगाते हैं। और दिशा निर्देशक का चयन या स्वीकृति के लिए कोई निश्चित या निम्नलिखित मानदंड ऑब्जेक्टिव या क्राइटेरिया नहीं है। और न्यायपालिका या कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका नियुक्तियां में देरी के कारण न्याय वितरण प्रणाली प्रभावित होती है। तो कॉलेजियम में सुधार के 4 प्रमुख अंक है कि पहला है सचिवालय की स्थापना, स्पष्ट चयन मानदंड और MOP का संशोधन और RTI का प्रभावी दायरा, व्यवहार सुधार या प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स रिक्वायर कि अस्थायी सचिवालय या परमानेंट या सेक्रेटरिएट नियुक्ति के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय बने। यह उम्मीदवारों के डेटा, पृष्ठभूमि और निर्णयों का रिकॉर्ड रखे। और सूर्य कम इवेल्यूएशन कमेटी, रिसर्च कम इवेल्यूएशन कमेटी या कॉलेजियम की सहायता के लिए एक पैनल का गठन हो। और यह पैनल योग्यता के आधार पर या नामों की प्रारंभिक सूची या शॉर्टलिस्ट तैयार हो। और मेमोरेंडम ऑफ द प्रोसीजर या MOP को अंतिम रूप देना। सरकार को न्यायपालिका मिलकर लंबित MOP को तुरंत संशोधित करें। ऐसे पात्रता या वायु या वरिष्ठता के नियमों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया जाए। और सक्रिय प्रकटीकरण या प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर या कॉलेजियम बैंकों के या निर्णयों के मुख्य बिंदुओं या मिनट्स या ऑफ मीटिंग को सार्वजनिक किया जाए। और किसी उम्मीदवार को खारिज करने के ठोस कारणों का संक्षिप्त विवरण वेबसाइट पर डाला जाए। और विविधता का प्रतिनिधित्व का नियुक्तियों में लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी और समाज के वंचित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। और आखिर भारतीय न्याय की सेवाएं AIJS निचली उच्च न्यायपालिकाओं में प्रतिभाओं के चयन के लिए AIJS की शुरुआत की जाए। और निष्कर्ष कि न्याय की स्वतंत्रता और संवैधानिक जवाबदेही एक ही सिक्के के 2 पहलू और कॉलेजियम प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के बजाय उसमें किसी पर पदानुक्रम को पारदर्शिता या हायरार्चिकल या ट्रांसपेरेंसी लाना समय की मांग है, ताकि न्यायपालिका की साख और जनता को भरोसा मजबूत बना रहे। अगला है कि PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी के संबंध में है। इसका D हो जाएगा कि उपरोक्त में से सभी सही है। यह न्यूनतम वेग और किसी भी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के लगभग मान 11.2 प्रति सेकंड होता है। यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला है PT के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित विचार। पहला है कॉलेजियम प्रणाली का विकास संसद द्वारा पारित एक विशेष अधिनियम के माध्यम से हुआ है। दूसरा है संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम की सिफारिश के मानने की व्यवस्था मूल संविधान का हिस्सा थी। अनुच्छेद 3 के संसद अनुच्छेद 3 के तहत किसी नए राज्य का गठन संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना भी कर सकती है। इसका तीसरा सही है, आंसर बी हो जाएगा। पहला दूसरा सही है कि क्योंकि कॉलेजियम के विकास सर्वोच्च न्यायालय के निर्माणों या जजेज केसेज में हुआ है। दूसरा कथन गलत है, क्योंकि कॉलेजियम की मध्यस्थता न्यायिक व्याख्याओं के उत्पन्न हुई है। यह मूल संविधान में नहीं है। तीसरा सही है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद या सर्वोपरि राज्य की राय केवल प्रतियात्मक या बाध्यकारी नहीं है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है, न्यायिक स्वतंत्रता या जुडिशियल इंडिपेंडेंस का अर्थ है कि संवैधानिक जवाबदेही या कॉन्स्टिट्यूशनल या अकाउंटेबिलिटी से पूर्ण या अलगाव नहीं हो सकता। वर्तमान घटनाक्रमों के आलोक में भारत में उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में कॉलेजियम या प्रणाली की पारदर्शिता से जुड़ी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। इसमें सुधार के उपाय सुझाइए। 250 15 की है कि वर्तमान या संदर्भ या जस्टिस बुआइयों की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को संक्षेप में परिभाषित करें। मुख्य भाग या पारदर्शिता की कमी के कारण या उत्पन्न होने वाली चुनौतियां लिखे। जनता के विश्वास में कमी और भाई भतीजा के आरोप या योग्यता का अस्पष्ट मूल्यांकन। या मुख्य भाग या स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने के उपाय बताएं। रिक्तियों की अग्रिम प्रकाशन, वस्तुनिष्ठ या मानदंड और प्रक्रियात्मक सुधार। न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल ढांचा और लेकिन इसे बनाए रखने के लिए संस्थागत खुलेपन और जनता का भरोसा आवश्यक है। अगला है
पीटी के लिए क्वेश्चन है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति यूएनसीईआरडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो सभी सदस्यों देशों द्वारा नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय या अभिसमय या आईसीईआरडी के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। भारत इस अधिनियम या कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता और इसकी पुष्टि या रेटिफिकेशन करने वाला देश है। इसका दोनों सही है कि यूएनसीईआरडी की एक स्वतंत्र या विशेष निकाय है जो आईसीईआरडी या संधि का निगरानी करता है। भारत ने 1968 में ही इस महत्वपूर्ण मानवाधिकार संधि का पुष्टि की है। वर्तमान में यह भारत द्वारा इसके कुछ संदर्भों को खारिज करने के कारण है। अगला है कि भारतीय न्यायपालिका में या कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका बी हो जाएगा कि संविधान के मूल पाठ के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है कि कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक या नवाचार जिसका भारतीय संविधान के मूल पाठ में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसका जन्म फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जज केस के निर्णयों के माध्यम से हुआ था। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है राज्य व्यवस्था एवं शासन जीएस 2 कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, परंतु न्याय की नियुक्तियों में अत्यधिक गोपनीयता इसकी जवाबदेही और जनता के विश्वास को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और सुधार उपाय सुझाइए। 250-15 किया है। इसका कॉलेजियम प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दें, बताएं कि वर्तमान में पारदर्शिता को लेकर चर्चा में क्यों है और यह प्रस्तावना कॉलेजियम प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दें और बताएं कि यह वर्तमान में पारदर्शिता को लेकर चर्चा में क्यों है। मुख्य भाग कॉलेजियम के लाभ बताएं जैसे कि कार्यप्रणाली के हस्तक्षेप में स्वतंत्रता और न्यायिक स्वायत्तता और मुख्य भाग विपक्ष चुनौतियां गोपनीयता की स्वीकृति की आलोचना करें। वस्तुनिष्ठ मानदंडों की कमी और भाई भतीजावाद नेपोटिज्म की आरोप और रिक्तियों की समस्या पर जानकारी न होना और सुझाव वे फॉरवर्ड संपादकीय के अनुसार सुधार सुझाएं। रिक्तियों को पहले से अधिसूचित करना, बार के योग्य सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करना और निर्णयों के पीछे के ये तांत्रिक कारणों का सार्वजनिक करना और निष्कर्ष न्यायिक स्वतंत्रता और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता के साथ सकारात्मक अंत करें। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि वैश्विक मानवाधिकार निकायों की टिप्पणियां का अक्सर विकासशील देशों की आंतरिक संप्रभुता को या सामाजिक ताने बाने को नजरअंदाज करती है। हाल ही में राष्ट्रीय संयुक्त नस्ल भेदों या उन्मूलन समितियां यूएनसीईआरडी भारत सरकार के द्वारा भारत की समीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों के और उन पर भारत की तीखी प्रक्रिया ने इस विषय को पुनः चर्चा में ला दिया है। भारत की प्रतिक्रिया का आलोक है कि अगस्त 2026 में भारत की यूएनसीईआरडी की टिप्पणियां के राजनीतिक रूप से प्रेरित और अत्यंत दुर्भावपूर्ण बताते हुए पूरी तरह से खारिज कर दिया है कि एसटी दलितों और रोहिंग्यों के प्रवासियों के खिलाफ कानून प्रवक्ता एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन और आरोप लगाए कि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निष्कर्ष जमीनी हकीकत से परे स्पष्ट अनुपुष्टि या व्यापक या समीकरण पर आधारित है। कथन की विवेचना है कि आंतरिक संप्रभुता का उल्लंघन वैश्विक निकाय या शरणार्थी या संकट जैसे रोगियों या राष्ट्र की सुरक्षा सीमा नियंत्रण की एनआरसी प्रक्रिया से जुड़े संपूर्ण के मुद्दों पर हस्तक्षेप करते हैं जो सभी देशों के कानून अधिकार का हिस्सा है और सामाजिक ताने बाने के अनदेखी के निकाय के विकासशील देशों के बहुलवादी या परंपराओं की सामाजिक जटिलता को या विविधता को समझाने की पश्चिमी मानकों के चश्मे से एक तरफा दृष्टिकोण अपनाते हैं और अधिदेश या मैंडेट से बाहर जाना भारत के रेखांकित किया गया। वैश्विक समिति अक्सर अभिसमय या कन्वेंशन के तहत दायरे से बाहर जाकर या टिप्पणियों करती है जो बहुपक्षवाद की भावना के विपक्ष हैं। संवैधानिक उपायों की उपेक्षा भारत ने पुरजोर तरीके से कहा कि देश में संविधान सुरक्षा उपाय, सकारात्मक भेदभाव और एफर्मेटिव एक्शन, स्वतंत्र न्यायपालिका और मजबूत लोकतंत्र जवाबदेह मौजूद है, जिससे रिपोर्ट पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। निष्कर्ष यद्यपि मानवाधिकारों वैश्विक निगरानी महत्व, लेकिन इसे विकासशील देशों की संप्रभुता और सम्मान करना चाहिए और रचनात्मक जुड़ाव या कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट तभी प्रभावी हो सकता है जब वैश्विक निकायों या पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देश की आंतरिक कानूनों की सार्वजनिक वास्तविकता को स्वीकार करें। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि इफेक्टिव या कैपिटल एक्सपेंडिचर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के संबंध विचार करें। इसमें पहला है कि केंद्र सरकार को अपने प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय के साथ साथ राज्यों को पूंजीगत अस्तित्व के निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान ग्रांट भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2026 या 27 के लिए भारत का बजट अनुमानित इफेक्टिव या कैपेक्स 12.22 लाख करोड़ से अधिक है और इसमें दोनों सही है कि केंद्र का प्रत्यक्ष या कम्प्लेक्स लक्ष्य 12.22 लाख करोड़ है, जबकि राज्यों का अनुदान मिलाकर इफेक्टिव कैपेक्स 17.15 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है, जिससे दोनों कथन सही है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सरकार द्वारा सार्वजनिक पूंजीगत व्यय या पब्लिक कम्प्लेक्स में लगातार वृद्धि किए जाने के बावजूद निजी कॉर्पोरेट निवेश या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अर्थव्यवस्था में पूरी तरह व्यापक और गतिशील नहीं हो पाया है। तो द इंडियन एक्सप्रेस में छिपे हालिया आर्थिक आंकड़ों को आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। 250-15 की है कि भूमिका हो जाएगा। वर्ष 2026 या 27 में सरकार ने 17.15 लाख करोड़ प्रभावी कैपेक्स निवेश का उल्लेख करते हुए शुरुआत करे, जिसका मुख्य उद्देश्य यकरॉन्ग इनका निजी निवेश बढ़ाना और मुख्य भाग की बताएं कि निजी निवेश कुछ हद तक बढ़ा है, लेकिन आईटीसीईएस के बिजली क्षेत्र में 16 लाख करोड़ से अधिक घोषणा किया है। मुख्य भाग विपक्षीय चुनौतियां डेटा के अनुसार निवेश ब्रॉड बेस्ड व्यापक नहीं है या ऑटोमोबाइल या कंज्यूमर गुड्स के निवेश में 1% से कम है और इसके पीछे मुख्य कारण कमजोर ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता मांग, वीक कंज्यूमर डिमांड और वैश्विक भू राजनीतिक जोखिम, वेस्ट एशिया क्राइसिस। इसका ढांचागत सुधारों और कर संरचना के युक्तिकरण और आवश्यकता पर बल दे ताकि कॉर्पोरेट जगत
के एनिमल रिपोर्ट्स को पुनर्जीवित किया जा सके। अगला है प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत पर का निजी कॉर्पोरेट निवेश जीडीपी का अनुपात के रूप में ये लगातार बढ़ा है। तो भारत के सकल घरेलू या मूल्य वर्धित जीवीए विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का योगदान वर्तमान में जैसे कुल मूल्यों के 1/4 25% से अधिक है। इसका दोनों में से कोई नहीं है कि द हिंदू डेटा के अनुसार निजी कॉर्पोरेट निवेश 2007-8 के 17.3% गिरकर 10.3% 2024-25 में हो गया है। वही विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% लक्ष्य के मुकाबले केवल एक छठा हिस्सा लगभग 16.6% है, अतः दोनों कथन गलत है। मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि भारत अर्थव्यवस्था रोजगार और समावेशी विकास। भारत में संतोषजनक आर्थिक विकास दर जीडीपी ग्रोथ के बावजूद देश का विनिर्माण क्षेत्र या पर्याप्त रोजगार सृजन करने और निजी निवेश को आकर्षित करने में विफल रहा है। वर्तमान आंकड़ों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा देश के युवा रोजगार संकट को दूर करने का उपाय सुझाइए। 250 की है कि भूमिका के भारत की वर्तमान विकास दर 6% से 6.5% का उल्लेख करते हुए सीधे मुद्दे पर आए या वृद्धि या रोजगार विहीन या जॉबलेस ग्रोथ प्रतीत हो रही है। मुख्य भाग है कि विनिर्माण और निवेश की चुनौतियां। विनिर्माण क्षेत्र का जीबीए में लोग योगदान लगभग 16% होना लक्ष्य 25% था। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद निजी निवेश का 17.3% घटकर 10.3% होना। तो पश्चिमी एशिया संकट वैश्विक टैरिफ के कारण आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता और मुख्य भाग रोजगार संकट के कारण केवल कौशल या कोचिंग की कमी नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था में श्रमदान या लेबर इंसेंटिव या नौकरियों का सृजन न होना मुख्य ढांचागत समस्या है। आगे की राह औद्योगिक क्षमता में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना और वेतनम मॉडल की तरह या निर्यात या अनुशासित औद्योगिक नीति या माध्यम एमएसएमई उद्योग के नियामक या अनुपालन को सरल बनाना। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि इसके तहत क्षेत्रों में भीतर या चिड़ियाघर या जू या सफारी के स्थापना को गैर वानिकी गतिविधियों नॉन या फॉरेस्ट एक्टिविटी दायरे के बाहर कर वानिकी गतिविधियों माना गया है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास रणनीति रेखांकित परियोजना लीनियर प्रोजेक्ट को वन मंजूरी से छूट दी गई है। इसका दोनों सही हाल ही में चर्चा में रही कुकरेल या नाइट सफारी परियोजना इसी कानून या FCA 2023 के प्रावधान के तहत वैध मानी गई है क्योंकि नए संशोधन सफारी वानिकी गतिविधियों का हिस्सा मानते हैं जिसका पर्यावरणीय विरोध कर रहे हैं। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण या रोकथाम या अभिसमय या UNCCDC के संदर्भ में खत्म विचार कीजिए। वह 2026 में UNCCD के पक्षकारों के सम्मेलन का या 17वां या 17 COP या 17 मंगोलिया में आयोजित किया गया है और यह पर्यावरण और विकास को अस्थायी या भूमि प्रबंधन से जोड़ने का वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका दोनों सही है कि दोनों कथन पूरी तरह से सही है। तो COP 17 या उलान बटार या मंगोलिया में आयोजित हुआ जहां भारत ने भूमि बहाली पर अपना मजबूत पक्ष रखा है। अगला है मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS53 पर्यावरण शहरीकरण की तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और शहरी हरित क्षेत्रों अर्बन ग्रीन या स्पेसीज के संरक्षण में के बीच द्वंद्व बढ़ता जा रहा है। हाल ही में राज्यों के द्वारा पार्क भूमि विवर्तन या डाइवर्सिफिकेशन से जुड़े कानूनों के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 150 शब्द संख्या है कि भूमिका के हाल ही में कर्नाटक द्वारा पारित 5% पार्क भूमि विवर्तन कानून का संदर्भ देते हुए उत्तर की शुरुआत करें और बताएं कि कैसे शहर कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं और शहरी कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं और शहरी हरित क्षेत्र का महत्व शहरी उष्मीय या द्वीपीय अर्बन हीट आइसलैंड प्रभाव को कम करता है। भूजल पुनर्भरण को मानसिक स्वास्थ्य और शहरी का जैव विविधता और ढील देने के दुष्प्रभाव अनियंत्रित विनिर्माण बाढ़ का खतरा बढ़ना जैसे बेंगलुरु दिल्ली का हालिया बाढ़ या वायु प्रदूषण में वृद्धि और नागरिक के जीवन स्तर में गिरावट। आगे की पर्यावरण प्रभाव के आकलन EIA को अनिवार्य बनाना और नेचुरल बेस्ड सोल्यूशन NBS को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सतत शहरी नियोजन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग अपनाना। GS53 पर्यावरण संरक्षण या भूमि संरक्षण लैंड डिग्रेडेशन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए एक गंभीर समस्या है। इस संदर्भ में मरुस्थलीय से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों पर भारत की भूमिका का विवेचना कीजिए। 250 की है कि इसका भूमिका का UNCCD COP 17 के भारत में हालिया बयान या भूमि बहाली एक निवेश है। उल्लेख करें कि खतरा कैसे भूमि क्षरण से कृषि उत्पादकता घटती है और खाद्य सुरक्षा पानी की कमी होती है और ग्रामीण आबादी को शहरों की ओर पलायन या सामाजिक संकट बढ़ता है। और भारत के प्रयास कि वाइन चैलेंज के तहत 2026 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बढ़ावा करने का लक्ष्य और मृदा स्वास्थ्य बोर्ड योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या COP 14 नई दिल्ली की अध्यक्षता के दौरान की गई प्रतिबद्धता है जिसका सतत विकास लक्ष्य SDG 15.3 लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग और स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक है। पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण या अधिनियम 2010 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है और NGT नागरिक प्रक्रिया संहिता या CPC 1908 द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य है। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार NGT के पास से पर्यावरण मामलों में स्वतः या संज्ञान या SUO मोटो लेने का अधिकार है। इसका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है कि NGT नागरिक प्रक्रिया संहिता CGP द्वारा बाध्य नहीं बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि इसके पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। अगला है पीटी मेंस के लिए क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो के बढ़ते गठजोड़ के पारंपरिक या मानसून या पूर्वानुमानों मॉडल के समय की सीमाओं को उजागर कर दिया गया है। इसके आलोक में भारतीय कृषि और सुरक्षा को करने वाले प्रभाव को चर्चा की। 250 की है कि वर्ष 2026 या मानसून डेटा का संदर्भ देते हुए अल नीनो को बढ़ते वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का अंतर संबंध का संक्षेप परिभाषा दे। भूमिका में मुख्य भाग बॉडी में
पूर्वानुमान मॉडल की चुनौती स्थानीय और उप मौसमी स्तरों पर अप्रत्याशित बदलाव को करने वाली मौजूदा प्रणालियों का विफलता, कृषि पर प्रभाव, फसलों के चक्र में व्यवधान या चरम मौसमी घटनाओं का अचानक सूखा बाढ़ के कारणों पैदावार में कमी, जल सुरक्षा पर प्रभाव, भूजल पर्यावरण में कमी और जलाशयों के जल में अनिश्चितताएं, और आगे की राह वे फॉरवर्ड या गतिशील और स्थानीयकृत एआई आधारित एआई बेस्ड जलवायु मॉडल को अपनाना और सूखा प्रतिरोधी कृषि या पद्धतियों और जल संचय प्रणाली को मजबूत करना। निष्कर्ष एक सतत और लचीली अनुकूलन रणनीति क्लाइमेट एडेप्टेशन की आवश्यकता पर बल देते हुए उत्तर की समाप्त करें। अतिरिक्त मेंस के लिए क्वेश्चन पर्यावरण नियमों के प्रबंधन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी के मार्च पर असम, फिर भी इसके आदेशों का अनुपालन क्रियान्वयन के संस्थापक के बधाई आलोचना कीजिए कि इसके बारे में पढ़ लिया था दोस्तों कि आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की संस्थागत मूल्यांकन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने भारत में पर्यावरण न्याय को सुलभ बनाकर प्रदूषण भुगतान सिद्धांत और सतत विकास को सुदृढ़ किया है। महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कि त्वरित न्याय के पर्यावरण में से जुड़े मामलों को 6 महीने के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना और सक्रियता या प्रोएक्टिवनेस दिल्ली एनसीआर के पटाखों और प्रतिबंध और गंगा क्रियाकलाप के मामलों को स्वतः संज्ञान या स्यू मोटो को लेकर यह कड़ी कदम उठाना और विशेषज्ञता न्यायिक सदस्यों के साथ या तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता से निर्णयों में वैज्ञानिक सटीकता और संस्थागत बाधाएं और सीमाएं या अनुपालन की चुनौती। एनजीटी के पास अपने आदेशों को लागू करने के लिए स्वतंत्र या प्रशासनिक तंत्र नहीं, जिससे यह राज्य सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एसएसपीसीबी पर निर्भर है और सीमित क्षेत्राधिकार या वन जीव या संरक्षण अधिनियम 1972, वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे महत्वपूर्ण कानून के तहत मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है। और संसाधनों की कमी, क्षेत्रीय पीठों में सदस्यों की खाली पद और बुनियादी ढांचे का अभाव और न्यायिक टकराव। एनजीटी के निर्णयों को उच्च न्यायालय या अनुच्छेद या 226 के तहत में चुनौती दिए जाने के मामले में देरी होती है। तो निष्कर्ष एनजीटी या पर्यावरण संरक्षण का एक प्रभावी प्रक्रिया है, लेकिन इसे पूरी तरह सफल बनाने के लिए इसके खाली पदों को भरना, इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार करना और इसके आदेशों को लागू करने के लिए एक मजबूत प्रबंधन तंत्र की विकसित करना अनिवार्य है। अगला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है कि पारंपरिक या कीमोथेरेपी की तुलना में लक्षित दवा वितरण या प्रणाली या टारगेटेड ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम में क्या लाभ है। हाल ही में चर्चा में रही या आरके 251 दवा के संदर्भ में चर्चा कीजिए। इसके साथ ही भारत में सौर ऊर्जा विस्तार के लिए भूतटस्थ या लैंड न्यूट्रल तकनीक की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 250/15 किया है कि लक्षित दवा वितरण जैसे आरके या 251 के लाभ बताएं और स्वस्थ कोशिका को नुकसान न पहुंचा या कम दुष्प्रभाव, उच्च प्रभावकारिता या आरके 251 का परिचय दे। भारत की नई स्मार्ट कैंसर दवा भारत में कृषि और शहरीकरण के कारण भूमि की कमी को समझाते हुए फ्लोटिंग सोलर जैसे तकनीकों और पीएम या एसएसवाई योजना के महत्व को रेखांकित करें। और परीक्षा के लिए क्वेश्चन प्रीलिम्स के प्रधानमंत्री या सूर्य सरोवर योजना पीएमएसएसवाई के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य देश भर में 5000 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग तैरती सौर परियोजना को विकसित करना और इस योजना के तहत यह ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण प्रणाली एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रावधान करना। इसका दोनों सही है कि दोनों कथन सही है। पीएमएसएसवाई योजना भारत में भूमि की आवश्यकता के बिना सौर ऊर्जा उत्पादन बनाने की एक प्रमुख पहल है। इसका हाल ही में समाचारों में रहा आरके 251 के विकसित संबंध है। इसका भी हो जाएगा भारत की एक स्वदेशी या स्पोर्ट कैंसर रोधी दवा या एंटी कैंसर ड्रग्स की भारत की एक स्वदेशी स्मार्ट कैंसर रोधी दवा या एंटी कैंसर ड्रग की आरके 251 एक प्रयोगात्मक दवा है जो स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिका का हवाला करती है। अगला है पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जलवायु या पूर्वानुमान मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि या पारंपरिक गतिविधियों मॉडल या डायनामिकल या मॉडल एलिनो के आने के सटीक समय को बता सकते हैं, लेकिन स्थानीय या स्तर पर चरम वर्षों के सटीक वितरण को मापने में उनकी क्षमताएं सीमित है। वैश्विक तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग नगरीय तापमान को बढ़ाकर मानसून के उप मौसमी या सब सीजनल या व्यवहार को अत्यधिक या अस्थिर कर देती है। इसका दोनों सही है कि द हिंदू के वैज्ञानिक विश्लेषण से स्पष्ट किया गया कि मॉडल व्यापक अलीनों के भविष्यवाणी तो कर लेते हैं, लेकिन चरम स्थानीय मौसमी बदलाव को सटीक रूप से यह पकड़ने की असमर्थ हो रही है, जिसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है। अगला है कि इंडो रशियन एयर राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL द्वारा हाल ही में परीक्षित 100% स्वदेशी AK-203 या शेयर या वेरिएंट भारत के किस विनिर्माण केंद्र पर तैयार किया गया। इसका भी हो जाएगा अमेठी उत्तर प्रदेश कि अगस्त 2026 में या कोरबा या अमेठी उत्तर प्रदेश के स्थित या आयुध कारखानों से 100% स्वदेशी घटकों वाली AK-203 या राइफल का सफल परीक्षण किया है। मैथ्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि असामान्य अध्ययन कि थर्ड के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर्यावरणीय पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान मॉडल जलवायु परिवर्तन के दौर पर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने में अक्षम साबित हो रहे हैं। 2026 के मानसूनी बदलाव के आलोक में इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस विसंगति को दूर करने में या कृत्रिम या बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग MPL का भूमिका भी प्रकाश डालिए। 250 कि उत्तर है कि हाल ही में द हिंदू के प्रकाशित रिपोर्ट के हवाले देते हुए बताया कि कैसे 2026 में कि मॉडल मानसूनी अनिश्चितता को समय रहते हुए नहीं पकड़ पाए हैं और मुख्य ग्लोबल वार्मिंग के कारण या समुद्र और वायुमंडल के अंतर समुद्रों और अप्रत्याशित बदलाव या स्थानिक ग्रेड या स्पेटियल ग्रेड का बढ़ावा होना, जिससे छोटे या स्थानीय क्षेत्रों में जैसे या क्लाउड बस्टर या अनाचक सूखा आकलन न हो पाना और AIML का भूमिका गैर रेखीय डेटा नॉन लीनियर डेटा को प्रोसेस करने की बेहतर क्षमता और रियल टाइम सैटेलाइट इमरजेंसी और महासागरों या सेंसर को इनपुट पर त्वरित विश्लेषण। एक लचीली कृषि योजना के लिए AI संचालित मौसम विज्ञान ड्राफ्ट में यो रोलॉजी अपनाने की आवश्यकता पर बल दें।
अगला है कि अंतरिक्ष से संबंधित GS3 की भारतीय अंतरिक्ष या परितंत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी बढ़ने के बाद महत्वपूर्ण रक्षा अंतरिक्ष घटकों के लिए विदेशी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता भारत की रणनीतिक स्वच्छता को प्रभावित करती है। इस समस्या का विश्लेषण कीजिए कि इसके समाधान के लिए उपाय सुझाइए। 150 शब्द संख्या है कि भूमिका भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ते दायरे और लगभग 2,114 करोड़ की भारी घटक आयातित निर्भरता का उल्लेख करें और मुख्य भाग चुनौतियां भू रणनीतिक तनाव या प्रतिबंधों का खतरा, सेमीकंडक्टर या स्पेस ग्रेड चिप्स के घरेलू उत्पादन का अभाव, उपाय या राष्ट्रीय अनुसंधान या फाउंडेशन का लाभ उठाना और घरेलू निजी उत्पादनों को वित्तीय सहायता जैसे जेनेटिक्स या EIR स्कीम देना और स्वदेशी या फंडिंग स्थापित करना। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि सहयोगी या हॉटस्पॉट या सहयोगी हॉट पैक के संदर्भ में विचार कीजिए। यह भारत के इंडोनेशिया या नौसैनिक बलों के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। इसका मुख्य फोकस है समुद्री खोल या बचाव SAR या समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया पर सहयोग बढ़ाना। इसका भी हो जाएगा कि पहला गलत है कि सहयोगी इम्पैक्ट भारत वियतनाम के तटस्थ रक्षकों बलों नौसेना नहीं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। इसका पहला गलत, दूसरा सही। दूसरा है कि वित्तीय क्षेत्र में चर्चा में रहने वाले सहऋण मॉडल या को लैंडिंग मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सत्य है। इसका आंसर भी हो जाएगा। इसके तहत दो वित्तीय संस्थानों जैसे SI, DBI और RRB मिलकर अंतिम छोर या उपभोक्ता जैसे MSME को ऋण प्रदान करते हुए जिसे जोखिम और धन दोनों को साझा करना होता है कि ऋण या मॉडल का उद्देश्य है कि बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय या कंपनियों या विकास बैंकों की शक्तियों को जोड़कर या प्राथमिकता प्राप्त करने जैसे MSME को कम लागत पर ऋण देना। अगला है कि पीटी के लिए क्वेश्चन, मेंस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस है कि GS पेपर 3 अर्थव्यवस्था कि भारत की ग्रामीण और अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों MSME का विकास अनिवार्य है। इस संदर्भ में या CDB या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के बीच सहऋण या को लैंडिंग की व्यवस्था के महत्व का, इसकी चुनौती का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 250 15 की है। पहला इसका आंसर पढ़ लेते हैं कि मॉडल आंसर कि भारत की ग्रामीण और अर्धशहरी अर्थव्यवस्था में MSME योगदान देश के कुल रोजगार MSME क्षेत्रों की हिस्सेदारी 11 करोड़ से अधिक रोजगार का विनिर्माण योगदान को रेखांकित करें और सहऋण को लैंडिंग व्यवस्था पर परिचय। RBI की इस व्यवस्था के तहत बैंकों जैसे RBI और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों CDB मिलकर जोखिम और ऋण समानता 80-20 के अनुपात में साझा करते हैं जिससे अंतिम छोर से तरलता या लिक्विडिटी पहुंचता है। मुख्य भाग की सहऋण व्यवस्था पर महत्व सब्सिडी और RBI का समन्वय और पूंजी पहुंच का अनूठा संगम और CDB के पास कम लागत वाली विशाल पूंजी या फंड को जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB के भारी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जमीनी नेटवर्क का ग्राहकों की समझ है और ऋण की लागत में कमी और CDB की कम ब्याज दर वाली पूंजी मिलने से ग्रामीण उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध होता है जिससे वे अनौपचारिक साहूकारों के चुंगल से बचते हैं और जोखिम का बंटवारा साझा ऋण के मॉडल के कारण या NPA जोखिम दोनों या संस्थानों में बंट जाता है जिससे या RRB और अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और वित्तीय समावेशन और रोजगार या मॉडल दूर दराज के क्षेत्रों में माइक्रो और स्मॉल इकाइयों और अनौपचारिकता ऋण प्रणाली से जोड़कर या स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करती है। तकनीकी एकीकरण या IT इंटीग्रेशन या CDB विभिन्न RRB के डिजिटल प्लेटफॉर्म को कोर बैंकिंग रेजोल्यूशन CBS का आपस में सुचारू रूप से न जुड़ पाना एक बड़ी बाधा है। क्रेडिट अंडरराइटिंग में अंतर या सब्सिडी के ऋण मूल्यांकन के मानक आधुनिक और सख्त में जबकि RRB के तरीका का पारंपरिक या दोनों बीच का सामंजस्य बिठाना कठिन होता है। वो RBI की समीक्षा नई RBI की स्वयं मानव या संसाधन की कमी उच्च NPS के जूझ रहे जिससे वे इस व्यवस्था का पूरा काम लाभ नहीं उठा पाते हैं और ऋण वसूली रिकवरी सेवा विवाद या डिफॉल्ट की स्थिति में या कानूनी कार्रवाई ऋण की निगरानी या मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी को लेकर परिचालन का स्तर पर स्पष्टता को अभाव रहता है। और भारत में ग्रामीण भारत में MSME को आत्मनिर्भर बनाने के लिए CDB या RRB की सहऋण व्यवस्था की एक क्रांतिकारी कदम है और सफलता के लिए वित्तीय या प्रौद्योगिकी या फिनटेक का उपयोग कर प्रक्रियाओं को स्वचालित करना और साझा क्रेडिट या रिस्क फ्रेमवर्क को बढ़ाना आवश्यक है। यह कदम अमृतकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद मॉडल आंसर देखेंगे। कि इसका पहला है कि GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। GS पेपर 2 हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कि बदलती भू रणनीतिक या सुरक्षा कदमों चुनौतियों के बीच भारत वियतनाम के रक्षा संबंध को नए सुरक्षा या ढांचे का निर्माण कर रहे हैं और तट रक्षक बलों को बढ़ते सहयोग और संयुक्त अभ्यासों के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए। 150 शब्द संख्या है। इसका मॉडल आंसर पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध GS पेपर 2 के हिंद प्रशांत परिदृश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रूप से विशेषकर दक्षिण चीन सागर में वियतनाम आधारित व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारत वियतनाम के व्यापक नीतियां साझेदारी कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी या पार्टनरशिप का एक प्रमुख स्तंभ बनाकर उभरी है और कि रक्षा सहयोग या नया सुरक्षा ढांचा या सामरिक सहायता को दोनों देशों के किसी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना अपनी समुद्री स्वयं सीमाओं को सुरक्षा के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। तो भारत की एक्ट ईस्ट नीति या एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वियतनाम का एक्ट धोरी है और तटस्थ बलों की कोस्ट गार्ड को बढ़ावा या सहयोग दोनों देशों के तटरक्षक बलों को बीच समुद्री डकैती रोधी अभियानों या खोज और बचाव कार्यों SAR के समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए या नियमित या संघवाद या क्षमता निर्माण हो रहा है और संयुक्त अभ्यास या रसद लॉजिस्टिक सहायता और विन वैक्स जैसे समुद्र अभ्यासों नौसैनिकों यात्रियों
नौसैनिक यात्रियों में लगातार वृद्धि हो रही है और भारत द्वारा वियतनाम को दी जा म्यूचुअल या लॉजिस्टिक सपोर्ट की सुविधा जहाज़ों के परिणाम दायरे को बढ़ाती है। रक्षा विकास क्योंकि भारत द्वारा वियतनाम को दी जाने वाली लाइन ऑफ द क्रेडिट LOC के तहत हाई स्पीड गति नौकाओं या पेट्रोल या बोट्स की आपूर्ति की गई है, जो वियतनाम को तटीय सुरक्षा को मजबूत करती है। निष्कर्ष है कि भारत और वियतनाम का रक्षा सहयोग न केवल या द्विपक्षीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में शक्ति संतुलन बनाए रखने के में भी सहयोग होता है और तटरक्षक बलों का यह समन्वय दक्षिण चीन के सागर में नौवहन की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सुनिश्चित करने का एक मौजूद सुधार प्रस्तुत करता है। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।